अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। बायोफिजिक्स का हम कोर्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज हमने डिस्कस करना है कि जो डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस हैं वो किस तरह से हमारी जो है ना डेली लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हैं और उनका क्या रोल है और उनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेडिकल डायग्नोस्टिक की इब्तदा है या जो मेडिकल फिजिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। जो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स है या मेडिकल फिजिक्स है वो डील करती है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को मेडिसिन में। और ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि ये आयोनाइजेशन रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी मदद से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और उस डायग्नोसिस की बेस पे हम ह्यूमन डिजीज़ की थेरापी करते हैं। तो जो मेन हमारे पास इमेजिंग टेक्निक्स हैं जिनके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे उसमें रेडियोग्राफी, जो कि एक्सरेज रेडिएशन यूज़ करती हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन हो गई जिसके अंदर गैमा रेज वगैरह हमें जो है ना इस्तेमाल करते हैं, एमआरआई जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जिसके अंदर साउंड वेव वगैरह यूज़ की जाती है। अब ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये अल्ट्रासाउंड है, ये ब्रेन के एमआरआई हैं और ये एक्सरे है। नाउ अब बात हम करते हैं कि 20वीं सेंचुरी से पहले क्या था। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करती होती थी, जो वो मेन चीज़ थी हमारे पास की थी, क्या था? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप स्कोप की मदद से हम चीज़ों को देख सकते थे। ब्लड सैंपल या फिर स्पुटम हो गया, मेन आपका जो लौब दहन है या जो जिसको आप सलाइवा वगैरह कहते हैं, और हम इनको क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे कि इनके अंदर क्या क्या है। दूसरी जो टेक्निक हमारे पास थी वो थर्मामीटर, जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते थे। जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर इसको फ़ारेनहाइट में कहें तो हमारे पास 98.6 बनता है। हमारे पास नाइफ थी जो कि हम कुछ पॉइंट्स तक सर्जरी को ओपन करके देखते थे, जो एक्सप्लेन करते थे। और स्टेथोस्कोप थी जिससे हम हार्ट बीट को डिटरमाइन करते थे। ये बेसिक मेडिकल टेक्नोलॉजीज थी हमारे पास 20वीं सेंचुरी से पहले। अब हम बात करते हैं कि अभी मेडिकल इमेजिंग की स्टार्ट कहाँ से हुई, जेनेसिस ऑफ मेडिकल इमेजेस क्या है, कि अभी इसका इनिशिएट कहाँ से हुआ। हम बात करते हैं कि 1896 के अंदर हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसके मदद से हम बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देख सके। फिजिशियन जो या हकीम कह लें, उनके पास नॉलेज इतना था जो वो तस्वीरों में देखते थे या थिएटर के अंदर जो चीज़ें देखते थे वो उन्हीं को अप्लाई करने की कोशिश करते थे, चाहे वो सच हो या झूठ हो। मेडिकल इमेजेस की जो आप कह लें कि मेन स्टेप स्टोन है, ये जो पहला स्टोन है वो रखा गया रोइंटिंजन ने 1995 में, और उसने डिस्कवर की एक्सरेज। 1895 के बाद इस टेक्निक को कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जा रहा है और इस स्टडी को रिएंटेनोलॉजी कहते हैं, और इनको जो स्टडी करते हैं उनको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। उनके नाम के बेस पे इसको प्रेफरेंस दी गई। नाउ अब जो रेडियोलॉजी है मेडिकल इमेजेस के अंदर, टेक्निकली जिसको हम रेडियोलॉजी बोलते हैं, और तब से अब तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, न्यू एडवांसमेंट आ चुकी है और डायग्नोस्टिक्स जो है हमारी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। 1895 में जब एक्स रेज को डिस्कवर किया गया, गैमा रेज को डिस्कवर किया गया, तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लाइक अगर आप बात करें, एक जब कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है हमें नहीं पता होता वो क्या करेगी। जैसे हम आग को जानते हैं कि आग को हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, बट इफ़ यू गो टू द बैकवर्ड, कि जब किसी ने पहली बार आग को देखा होगा, मीन जब हमारे पास कोई नई चीज़ आती है, अगर हम उसको टच करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ठंडी है या गर्म है। इसी तरह जब किसी ने पहली बार आग को हाथ लगाया होगा तब उसको पता चला होगा कि भाई ये आग ये चीज़ करती है। इसी तरह जब एक्स रेज एंड गामा रेज डिस्कवर हुई तो हमें नहीं पता था कि ये रेज क्या करेंगी। इसी तरह एक्स रेज और गामा रेज को हमने टाइम के साथ स्टडी किया, और रेडियो कम्युनिकेशन की हमने बात की कि अभी हम जो रेडियो वेव्स हैं वो रेडियो के ज़रिए ट्रांसफ़र होके वो काम करती हैं, और रेडियो एक्टिव वेव होती हैं, और इसी तरह हमने इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लिनिकल रेडियोलॉजी के अंदर फाइंड आउट की।
टाइम के साथ साथ 21वीं सेंचुरी के अंदर हमने ह्यूमन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को रेडियोलॉजी के साथ लिंक कर लिया है। मीन आप देखें, आप जब भी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है अल्लाह ना करे किसी को, या किसी को कोई चोट लगी है, तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है जाके एक्सरे करवा लें। अब वो एक्सरे क्या है? बेसिकली आपकी रेडियोलॉजी है। अब अगर आप बात करें कीनिया के अंदर हर मेजर हॉस्पिटल के अंदर ये रेडियोलॉजी इक्विपमेंट्स मीन हाई लेवल के, जिसमें MRI, CT स्कैन, ये कंपलसरी कंपोनेंट समझे जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी इस चीज़ को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, बट स्टिल वी हैव सम प्राइवेट लैब एंड जो अच्छे हमारे मेन हॉस्पिटल हैं उनके अंदर एटलीस्ट एक एक मशीन ऐसी मौजूद है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट जो मेडिकल इमेज है वो कैसे जनरेट होती है। देखें, एक्सरे आपकी क्या है? एक रेज है, एक एनर्जी है। अब जब आप उस रे को किसी ऑब्जेक्ट से पास करते हैं तो वो फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो फिजिकल एनर्जी इमेज कैसे प्रोड्यूस करेगी बॉडी के अंदर जाके, टिश्यू के अंदर जाके या ऑर्गन के अंदर जाके। इसके दो प्रिंसिपल हैं। एक तो ये कि वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती है और फिर वो इंट्रैक्ट करती है टिश्यू या ऑर्गन के साथ, और इसी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और बॉडी से वो अपने मतलब का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है कि एक फिजिकल एनर्जी बॉडी से पास करेगी, वो या पेनिट्रेट करेगी या फिर इंटरेक्ट करेगी। किसके साथ? बॉडी के टिश्यू के साथ या ऑर्गन के साथ, और उससे हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास वो विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है। मीन हम उस विजिबल लाइट की मदद से चीज़ों को देख सकते हैं, बट इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम है। ये ज़्यादा डीप नहीं जा सकती जैसे हमारी आंखों में पड़ती है। आप देखें, अगर आप आइज़ को बंद करें तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, विच मीन आपके लिए जब जैसे ही एक हल्का सा पर्दा आ जाता है आपकी आंख के सामने, जो आपकी पलकें हैं, हल्का सा पर्दा भी आ जाता है तो लाइट ख़त्म हो जाती है। विच मीन वो रोशनी आपकी आंखों को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो इसलिए लाइट रेडियोलॉजिकल इमेजेस के लिए एक अच्छा कंपोनेंट नहीं हो सकती। वेल, विजिबल लाइट की मदद से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह है। बट इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए हमें एक्स रेज चाहिए। एक्स रेज को डिटेक्ट किया गया इसकी मदद से एंडोस्कोपी, लेज़र लाइट या दूसरी चीज़ें हैं जो गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल ट्रैक के अंदर इजीली जा सकती है मगर नुकसान नहीं पहुंचाती। हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब कोई रेज या लाइट हमारी बॉडी के अंदर जाए वो हमारी बॉडी के ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाए, बट हमें वो इमेज दे दे। तो सेकंड चीज़ जो हमने विजिबल लाइट से मूव किया, किस पे? कुछ हमने लेज़र लाइट पे मूव किए हैं और कुछ हमने ऐसी लाइट पे मूव किए हैं जो बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। और फिर हमने एक्सरे फिल्म डेवलप की हैं। उन एक्सरे फिल्म की मदद से हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। मेडिकल इमेजेस के अंदर कौन सी एनर्जी यूज़ होती है? इनमें दो एनर्जीज हैं। एक मेडिकल जो हम यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है या रेडिएशन है जिनको एक्सरे, गैमा रेज या मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरी मैकेनिकल एनर्जी है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरी मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि साउंड वेव जो कि हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इनको यूज़ करते हैं। ये दो किस्म की हम एनर्जीज यूज़ करते हैं। नाउ, जब आप डायग्नोस्टिक की बात करें मेडिकल इमेजेस के अंदर, ये जो एनर्जीज हैं ये दो टाइप की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जीज, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? ये यूज़ होती हैं एक्सरे में। एक्सरे में आप रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, फ्लोरोस्कोपी, मैमोग्राफी, मैग्नेटिक उस तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप MRI यूज़ करते हैं। जो गैमा रेज हैं वो आपके न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर यूज़ होता है। जबकि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी साउंड फ्रीक्वेंसी को यूज़ करती है, और उसको हम किस में यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि भी ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है और आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है, ये आपके टिश्यूज़ के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। अब इस इंटरेक्शन को समझने के लिए हम नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि जो आपकी रेडिएशन है वो पेनिट्रेट करे और इंटरेक्ट करे। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या होगा। फॉर एग्जांपल, ये एक पर्सन है,
यहाँ से आप सोर्स लाइट दे रहे हैं जिसमें एक्स रेज, गैमा रेज, रेडियो वेव, अल्ट्रासाउंड वेव्स है। ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ह्यूमन बॉडी से निकल रही है, ये इंसिडेंट बीम है। देन ये इंट्रैक्शन यहाँ पे कॉज करेगी और ये इंट्रैक्शन जो होगा वो इमेज फॉर्म में हमारे पास यहाँ रिसेप्टर पे आएगा। ये सोर्स है, ये रिसेप्टर। रिसेप्टर आपका क्या होता है? आपका डिटेक्टर होता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाती है आफ्टर द इंट्रैक्शन। अगर ये इंट्रैक्शन करेगी यहाँ टिश्यू के साथ तो इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी। अगर ये इंट्रैक्शन नहीं करेगी तो वो इंफॉर्मेशन आपकी यूजफुल नहीं होगी, हमारे किसी काम की नहीं है। सो दिस इज हाउ एनर्जी एंड टिश्यू इंटरेक्ट। अब यहाँ पे देखें, जो रेडिएशन का एक्सपोजर है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रेडिएशन है जैसे एक्स रेज हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो डिपेंड करती हैं हमारे टाइम के ऊपर, हम कितने टाइम के लिए उसको एक्सपोजर करवा रहे हैं ताकि वो हमें नुकसान ना पहुँचाए। अब उस नुकसान से बचाने के लिए हम 3 स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। लिमिट टाइम, कि भी आपने कुछ सेकंड्स के लिए पास की और क्लोज कर दिया। दूसरा, आप काफ़ी दूर से उसको एक्सपोज करवाते हैं। या आप तीसरा है कि आप कोई शील्ड यूज़ करते हैं, उसके दरमियान कोई बैरियर रख देते हैं। तो हमारा मकसद है कि भी हम इंट्रैक्शन करवाएं, रेडियो वेव यूज़ करें, इंफॉर्मेशन लें, बट हम ये भी नहीं चाहते कि एक्सेस ऑफ यूज़ ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाए। अब बॉडी और टिश्यू को इंट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि इन पांचों में से कोई एक फिनोमिना फॉलो करें। जो पहला फिनोमिना है हमारे पास वो रिले स्कैटरिंग या कोहेरेंट स्कैटरिंग कहलाता है। रिले स्कैटरिंग क्या है? बेसिकली ये है आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका फैलाव है, उसकी डिस्पर्शन है कि वो कहाँ तक फैलता है, बट उसमें एक लिमिटेड डिस्टेंस है। वो उस डिस्टेंस तक फैलना चाहिए, उस डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए। तो हम नॉर्मली कहते हैं 1/10 ऑफ द वेव लेंथ रेडिएशन के मुताबिक वो फैले, उससे ज़्यादा ना फैले। दूसरा फिनोमिना है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि भी जब विजिबल लाइट या कोई रेडिएशन किसी सरफेस पे, या हम इस केस में कहें कि अगर वो बॉडी के सेल्स पे, टिश्यू पे गिरेगी, तो उसके गिरने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्साइट होते हैं और वो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तीसरा हमारे पास है कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग हम कहते हैं जब कोई एक्स रेज या गैमा रेज किसी मटेरियल के ऊपर या टिश्यू के ऊपर मेन इंटरेक्ट करती हैं या हम उसको अप्लाई करते हैं, तो उसकी वेव लेंथ कितनी इंक्रीज होती है या कितनी डिक्रीज होती है, उसका ओवरऑल वेव लेंथ का इम्पैक्ट क्या है, उसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। फोर्थ वन है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर प्रोडक्शन में ये होता है कि जैसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों मिलकर एक पेयर बना देते हैं, इसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। इसी तरह जब हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो वो ह्यूमन के सेल या टिश्यू के साथ क्या कोई पेयर बना रही है कि नहीं पेयर बना रही, इंट्रैक्शन कर रही है कि नहीं कर रही। देन द लास्ट वन इज फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन के अंदर ये होता है कि भी आप कह लें कि भी किसी भी सेल का कोई न्यूक्लियस क्या करता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रो रेडिएशन जैसे गैमा रेडिएशन है या फोटॉन है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और फिर चेंज हो जाता है किसी और शेप में या स्ट्रक्चर में, और फोटॉन के ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है। मीन एक मॉलिक्यूल एक हाई एनर्जी गेन कर लेता है और उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है डिफरेंट छोटे छोटे या स्मॉल पार्टिकल के अंदर, तो उसको हम फोटो इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसका हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इंट्रैक्शन है वो 3 किस्म का है। पहला ऑब्जॉर्ब, दूसरा स्कैटरिंग और तीसरा नथिंग। अगर आप इसको देखें कि यहाँ पे ये एक सरफेस है, मीन आपका ह्यूमन सेल्स हैं या टिश्यू है, इसके ऊपर लाइट हमने पास की, ये एक्स ऑब्जेक्ट है और इस एक्स ऑब्जेक्ट ने तमाम लाइट को क्या कर लिया है? ऑब्जॉर्व कर लिया। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जॉर्व। दूसरा हमारे पास स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब है कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये हमारे पास मेन मीडियम है और यहाँ पे लाइट पड़ी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से टकरा के वो कहीं और गई और यहाँ से लाइट जो और गई इसका एंगल चेंज हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुई, तो इसको हम स्कैटरिंग कहेंगे। और तीसरा मेथड हमारे पास है नथिंग। मीन इसके ऊपर लाइट पड़ी और वैसे की वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ से पास आउट हो गई, इसको हम स्कैटरिंग कहेंगे। अब जो पहला और दूसरा पार्ट है इसके अंदर हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है, इस लास्ट पार्ट में हमें कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो हमारे पास मेनली ये प्रोसीजर इसके अंदर अप्लाई होते हैं। और अब्जॉर्ब पाथ में या स्कैटरिंग के अंदर हमें क्या मिलती है? एक इमेज मिलती है उसके एंगल के साथ।
नाउ जब हम इमेज प्रोड्यूस करते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी इमेज प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको एक्सरे या रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा देना होगा। बट अगर आप एक्सपोजर बहुत ज़्यादा देंगे तो वो पेशेंट को नुकसान पहुंचेगा। अब हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं, तो वी गो फॉर मिडल वे। हम इतनी देते हैं जिससे पेशेंट को नुकसान ना पहुंचे बट हमें इंफॉर्मेशन या एनर्जी मिल जाए। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो पेशेंट की सेफ्टी है। तो जब तक पेशेंट कंफर्टेबल या मेडिकल हेल्दी कंडीशन में नहीं होता उस टाइम तक उसके इस तरह के मेडिकल टेस्ट या रेडियोलॉजी उसके नहीं की जाती। अगर उसको इम्यूनोलॉजी वीक हो तब भी नहीं की जाती, अगर उसका कोई मेटाबॉलिज्म वीक हो तब भी नहीं की जाती, जब उसे कोई पार्टिकुलर किस्म की डिजीज़ कोई दूसरी डिजीज़ हो तब भी नहीं की जाती। तो हमने पेशेंट की सेफ्टी को पहले देखना है और हमने ये देखना है कि हमें एक परफेक्ट इमेज मिले बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पेशेंट हेल्थ। हम पेशेंट की हेल्थ को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इमेज क्वालिटी के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होते हैं जिसको हम एस्थेटिक अपीयरेंस कहते हैं। एस्थेटिक अपीयरेंस का मतलब है कि इमेज क्वालिटी कितनी अच्छी नज़र आ रही है, बट नॉर्मली ये हमारे पास ऑप्शनल है, हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। अगेन हमारा मेन फोकस किस पे है, पेशेंट की सेफ्टी और उसकी हेल्थ पे। बट हमारा ये भी मोटिव है कि अभी हम उससे इतनी इन्फॉर्मेशन ले लें कि हमें डायग्नोसिस अच्छा हो जाए। नाउ अगर आप बात करें मोडेलिटीज़ की, मोडेलिटीज़ का मतलब है कौन कौन से मॉडल हैं, कितने मॉडल हैं। अगर आप एक्सरे इमेज की बात करें, इसमें जनरल या कन्वेंशन एक्सरे इमेज जो हम करते हैं जो ब्लैक एंड वाइट आपके पास आते हैं, उससे एडवांस आपके पास फ्लोरोस्कोपी है जो डिफरेंट किस्म के फ्लोरेसेंस लाइट यूज़ करती हैं। देन हमारे पास मेमोग्राफी है, देन सीटी स्कैन है जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। देन हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको एमआरआई कहते हैं, और एनएम है जिसको न्यूक्लियर मेडिसिन कहते हैं, एंड लास्ट वन अल्ट्रासाउंड है जिसको यूएस इमेजिंग कहते हैं। अब ये एक बेसिक रेडियोलॉजिकल इमेज है। ये जो फर्स्ट मॉडल है जो यूज़ किया गया इमेजेस के अंदर, जो कि डिस्कवरी 1895 में शुरू हुई। रोइंटनजन ने इसको प्रपोज किया था सबसे पहले, और उसने सबसे पहले अपनी वाइफ के हैंड को स्कैन किया था। उसने एक्सरे डिस्कवर की 22/11/1895 में, और उसने 8/12/1895 के अंदर अपनी वाइफ के हैंड को स्कैन कर लिया था जस्ट 2 वीक्स के अंदर। इट इज़ अ मेजर डिस्कवरी, और इस स्कैन को सबसे पहला रेडियोलॉजिकल इमेज समझा जाता है वर्ल्ड के अंदर। उसने इस रेडियोग्राफ को नाम दिया एक्स का, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये इस रेज की नेचर क्या है। उसी मुनासबत से हम एक्स, क्योंकि अननोन होता है तो उसने एक्स का नाम दिया इसको। उसी मुनासबत से आजकल हम इसको एक्स रेज के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि अभी उसे 2 ही हफ्ते हुए थे, वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, दैट्स वाज द रीज़न या मोटिव उसने इसको एक्स का नाम दिया। और इस एक्सरे को जब पब्लिश किया गया तो ये इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि इसकी मदद से आप बॉडी के इंटरनल पार्ट को देख सकते थे। इससे पहले ऐसा कोई वे नहीं था कि आप बॉडी के इंटरनल पार्ट को देख सकें। अच्छा, ये एक बेसिक सा यूनिट है कि भी हम पावर सप्लाई देते हैं यहाँ पे। आप कह लें कि भी आपके पास ये एक एक्सरे ट्यूब है जिसके अंदर आपने ये एक सोर्स है आपके, ये एक ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास सोर्स है जहाँ से एक्सरे पास होती है, लाइट स्कैटर होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे यूजिंग डिफरेंट कंप्यूटर या कंट्रोल यूनिट, और उसको एनालाइज कर लेंगे। यहाँ पे अभी देखिए कि ये एक्सरे है, इस पर्सन की बॉडी से पास हो रही है और यहाँ पे फिल्म है, और उस फिल्म पे उसका क्या होगा, इमेज आ जाएगा। ये हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोजेक्शन की एक एग्जांपल है। तो हम वन साइड से एक्सरे पास करते हैं और दूसरी साइड से उसका इमेज रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे डिटेक्टर होगा और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा और हमें रेडियोग्राफ दे देगा। हमने कहा कि इसके डिफरेंट मॉडल हैं जिसमें कन्वेंशनल, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी, सीटी स्कैन है। अब ये जो 3 मॉडल हैं, कन्वेंशन, फ्लोरोस्कोपी या मोमोग्राफी, ये कन्वेंशनल मॉडल यूज़ करते हैं जो एनालॉग है, जबकि जो सीटी स्कैन है ये डिजिटल टाइप स्कैनर है। अब ये हमारे पास ये प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी है जो आपको बता रहा है कि यहाँ पे देखें, ये एक पर्सन लेटा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे जो है ये क्या है, आपका एक्सरे डिटेक्टर है, और ऊपर से आप क्या पास कर रहे हैं, इसको बीम्स पास कर रहे हैं। ये बीम्स, येलो बीम्स इसमें से पास हो रही हैं,
और ये इसके कहाँ पे पास हो रही है, इसके हैंड पे, और यहाँ पे देखिए ये क्रैप आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे इसको कोई फ्रैक्चर आया हुआ है। दिस इज द बेसिकली प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी, कि भी आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब एक्सरे इमेज के अंदर जैसे ये मैंने बताया कि हम एक्सरे फिल्म पास करते हैं और जो ट्यूब है वो ऑन करते हैं जस्ट हाफ सेकंड के लिए, और ये इसमें से पास होकर हम इसका इमेज रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये इसकी ऑपरेशन है। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे अगर आप देखें ये एक नॉर्मल पेशेंट का एक्सरे है चेस्ट का, और ये कुछ आप कह लें कि भी ये एक चेस्ट का एक्सरे है जिसके अंदर कोई बोन फ्रैक्चर या कोई और सिम्टम या कोई डिजीज सिम्टम्स हो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए कि कन्वेंशन रेडियोग्राफ कैसे होते हैं और उनसे हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है कि जो नॉर्मली हम कन्वेंशन एक्सरे यूज़ करते हैं ये कॉमनली यूज़ किया जाता है, इनएक्सपेंसिव है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर प्राइवेट लैब्स ने भी इनको रखा होता है, आप बड़ी जल्दी इसको परफॉर्म करके फ्री हो जाते हैं, और ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसको उठा के ले जा सकते हैं। अब इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं कि आयोनाइजेशन रेडिएशन है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा देर का होगा तो पेशेंट के सेल्स को बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, और रिलेटिव इनसेंसिटिव है, मीन आपको एक इमेज तो दे देगा मगर डिटेल नहीं बताएगा, और इसमें पेशेंट का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर पेशेंट हिलता जुलता रहेगा तो वो आपको एक्सरे प्रॉपर या अच्छा एक्सरे नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये एक्सरे जनरेट हो रही है, ये बीम ऑफ लाइट है, ये यहाँ पे ये डिटेक्टर है और ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी ये बैकबोन का वो एक्सरे कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरोस्कोपी। अब फ्लोरोस्कोपी क्या है? फ्लोरोस्कोपी है कि भी आप कंटिन्यूस एक्सरेज की इमेज यूज़ करें ताकि आपको एक एनिमेशन टाइप मूवी लाइक इमेजेस मिलें। वो क्या करता है कि भी आपकी हर सेकंड्स के बाद कुछ एक नैनो सेकंड्स के बाद इमेज लेता है और आपको ऐसा नज़र आता है कि जैसे ये एक मूवी है। ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, या कोई और रीजन के लिए, या फिर ये कि अगर आपने बॉडी के अंदर कोई कैथीटर वगैरह कुछ इंसर्ट करना हो उसकी पोजीशन देखने के लिए। अब इसके फ़ायदे क्या है? वाइडली अवेलेबल है, सस्ता है, फंक्शनल और एनाटॉमिकल फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके करने के लिए कोई सिडेटिव मतलब आपको नशा और कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। बट इसके नुकसान क्या है कि रिक्वायर इंजेक्शन या आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, इसका कंट्रास्ट का इंजेक्शन दिया जाता है आपको कि भी कंट्रास्ट इमेज देने के लिए। पेशेंट की कॉपरेशन है और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मैमोग्राफी नॉर्मली एक डेडिकेटेड टेक्निक है जो ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए इस्तेमाल हो जाती है। ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है और ब्रेस्ट एनोलमीज जैसे मासेस या कैल्सिफिकेशन को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रीनिंग के अंदर हम ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर कहाँ का एनोलमीज मौजूद है, और डायग्नोसिस के अंदर हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि जो आपकी एनोलमीज हैं वो आइदर मैलिग्नेंट हैं या बेनाइन हैं, तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक स्पेसिफिक एक्सरे ट्यूब यूज़ की जाती है जिसको मेमो एक्सरे ट्यूब कहते हैं, और ये कन्वेंशनल ट्यूब से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और लो वैल्यूज़ टेक्निक फैक्टर हम इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें हम लेस दैन 30 kVp हम यूज़ करते हैं। kVp कहलाता है किलो वोल्टेज पीक। ये स्पेसिफिक टर्म है जो मोमोग्राफी में यूज़ होती है, और मकसद ये होता है कि लो एनर्जी एक्सरेज हैं वो बड़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट टिश्यूज जैसे ब्रेस्ट की टिश्यूज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। ये उसकी मशीन की इमेजेस है, ये ट्यूब यूज़ होती है, ये डिटेक्टर है, और इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करके हम एक्सरे इमेज लेके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनोलमीज कहाँ पे हैं या इसकी कैल्सिफिकेशन कहाँ पे है। अब हम बात करते हैं सीटी स्कैन की, जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं। सीटी स्कैन सेवरल प्रोजेक्शन यूज़ करती है और मल्टीपल इमेजेस प्रोड्यूस करती है सिंगल स्लाइस का। वो एक स्लाइस लेती है, मीन स्लाइस बाय स्लाइस, लेयर बाय लेयर इमेजेस जनरेट करती है और उनको कंपाइल करके आपको रिजल्ट देती है।
फर्स्ट टाइम ये 1972 के अंदर यूज़ की गई थी, 1972 के अंदर, और इसका पहला डिजिटल रेडियोग्राफ बनाया गया था। और ये वो वाहिद मॉडल है एक्सरे का मीन जो 1972 के अंदर सबसे पहले यूज़ किया गया, जो कि एक्सरे मोडालिटीज़ मीन जो कंप्यूटर बेस्ड है, जो कंप्यूटर कनेक्टेड है मीन सबसे पहला मीन उसके बाद और आए मगर सबसे पहले इस टेक्निक को यूज़ किया गया कंप्यूटर एडेड रेडियोग्राफी के लिए। इसके अंदर हम करते ये हैं कि भी फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है और ये ट्यूब है, हम इस ट्यूब को क्या करते हैं, घुमाते हैं, ट्यूब को घुमा के यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट एंगल से हम क्या करते हैं, उसकी इमेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे जैसे ये घूमता है, फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्यूब है और ये आपका डिटेक्टर है, जैसे जैसे ये ट्यूब घूमेगी इसके गिर्द तो ये डिटेक्टर भी यहाँ से यहाँ की तरफ घूमेगा, तो आप एक सिंक्रोनाइजेशन होती है और उस इमेज को तमाम को क्या किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ स्लाइसेस या इन द फॉर्म ऑफ लेयर। और इसका एडवांटेज ये है कि ये स्लाइस की फॉर्म में या लेयर की फॉर्म में, मीन अगर आप ये देखना चाहते हो कितनी डेप्थ तक आपका कोई फ्रैक्चर है तो ये आपको बताएगा। लेट्स सपोज किसी अगर हम एक बोन को 20 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और हम देखते हैं कि कोई अगर फ्रैक्चर है वो कितना गहरा है, हम ये देखते हैं 5 लेयर तक फ्रैक्चर है, 6 लेयर तक फ्रैक्चर है, 10 लेयर तक फ्रैक्चर है, बट जब 11वीं लेयर शुरू हुई तो फ्रैक्चर गायब हो गया। तो आपको ये डेप्थ बना देता है, आपको इलस्ट्रेट कर देता है कि वो कितनी स्ट्रेंथ तक या कितनी डेंसिटी तक वो गया हुआ है। ये फ़ायदा होता है स्लाइस बाय स्लाइस को इमेजेस रिकॉर्ड करने का। अब आप इन इमेजेस की तरफ देखें, ये 2 इमेजेस हैं, मीन एक आपने यहाँ से ली है और एक आपने यहाँ से ली है। ये लेटरल इमेज है। लेटरल इमेज हमें ये बताती है कि उसकी हाइट कितनी है और मीन उसकी हाइट कितनी है और उसकी डेप्थ कितनी है, जबकि जो पी है फ्रंट से आपने जो ली हुई है ये आपको बताएगा कि इसकी हाइट कितनी है और उसकी यहाँ पे विड्थ कितनी है। ये डेप्थ और हाइट बता रहा है, ये हाइट और विड्थ बता रहा है। मीन इन दोनों को कलेक्टिवली जमा करके कंप्यूटर की मदद से कंपाइल किया जाता है और हमें एक फाइनल इमेज मिलती है। तो यहाँ पे देखें, ये एक आपके पास इमेज है कि ये पेशेंट, इसके ऊपर इसके डिफरेंट मॉडल हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ द मॉडल जो कि ब्रेन का इमेज लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर बंदा सो जाता है, पेशेंट सो जाता है, लेट जाता है और उसको कहा जाता है कि आपने मूव नहीं करना और ये अंदर चला जाता है, इसको बोर कहते हैं। देन यहाँ पे लेज़र सेटअप या लाइट जो आपने पास करनी होती है, ये कंट्रोल पैनल है और ये इसका रोटर है। ये टेबल अंदर चली जाती है और ये जो पार्ट है ये क्या करता है, घूमता है यूं से यूं, और ये घूम के डिफरेंट एंगल से इमेजेस को क्या करता है, कलेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज हमारे आवर न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग, इसको हम NMB बोलते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करती है जिनको रेडियो आइसोटोप, रेडियो न्यूक्लियोइड या रेडियो ट्रेसर भी कहते हैं। और न्यूक्लियर क्लिनिकल मेडिसिन में इनको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं जैसे रेडियो आइसोटोप है, रेडियो न्यूक्लाइड है या रेडियो ट्रेसर है, ये या तो इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू मीन आप इसको ओरली इनटेक करते हो या आपको इनहेल करवा दिया जाता है, डिपेंड करता है उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। देन जब आपने वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इंजेक्ट कर लिया बॉडी के अंदर, उसकी मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल डिके होगी, ठीक है, बॉडी के अंदर, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमा रेज प्रोड्यूस करेगा। वो गैमा रेज क्या करेंगी, आपकी बॉडी के टिश्यूज के साथ इंटरेक्ट करेंगी। अब वो जो गैमा रेज प्रोड्यूस हुई हैं उनको कैमरा की मदद से, जो स्पेशलाइज कैमरा होते हैं उनसे कलेक्ट किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की मदद से उनसे इमेज प्रोवाइड की जाती है। जो नॉर्मल एक्सरे टेक्निक होती है वो ट्रांसमिशन होती है कि भी उसमें से लाइट पास की जाती है, जबकि जो न्यूक्लियर मेडिसिन इमेज हैं वो एमिशन टेक्निक है, इसमें से रेज निकलती है। मीन इस पर्सन ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंजेक्ट किया, इसमें इंजेक्ट किया गया, अब उसकी बॉडी के अंदर उसका डिके हुआ, अब यहाँ पे कैमरा लगा के गैमा कोमेरा डिटेक्टर होते हैं, वो डिटेक्टर लगाए जाते हैं, उन डिटेक्टर से रेज कलेक्ट करके इमेज ड्रॉ की जाती है। तो ये इमेशन है, इमेशन का मतलब होता है बाहर निकलना। अब यहाँ पे देखें उसी न्यूक्लियर मेडिसिन इमेज सिस्टम को दिखाया गया है कि भी ये 2 टाइप्स हैं, एक स्पेक्ट एंड एक पेट।
ये देखें, ये पेशेंट यहाँ पे सोया हुआ है, उसने वो इंजेक्ट किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसकी बॉडी से इमेजेस निकलनी है, और ये को मेरा कैमरा है, ये इसका हेड है, ये इमेजेस रिकॉर्ड कर रहा है और इसको प्रोसेस करके कंप्यूटर पे ला रहा है। ये उसकी एक कार्टूनिक इमेज है कि ये लाइट लिड है, क्रिस्टल है, कोलीमेटर है, पेशेंट यहाँ पे है, उससे इमेजेस निकलनी है और इलेक्ट्रॉन उसको डिटेक्ट करके आगे कंप्यूटर को देगा। ये इसकी एक इमेज है जो हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात कर रहे थे। मोर लेस इनके स्ट्रक्चर एक जैसे ही होते हैं, बट इनका फंक्शन या प्रोसीजर डिफरेंट होता है और इनके डिफरेंट मॉडल है। ओके, तो इसकी मदद से आप डिफरेंट बोन के अंदर क्रैक्स, बोन के अंदर मीन डिस्प्लेज, या बोन के अंदर आप कह लें कोई और मेटाबॉलिक, रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई और मीन स्वेलिंग आ गई है, कुछ और हो गया, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम MRI कहते हैं। वैसे इसका असल नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, NMRI। बट न्यूक्लियर का वर्ड सुनते ही आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं कि इसने हिरोशिमा पे, नागासाकी पे न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप किए तो बहुत से लोगों की जाने गई। तो इसको शॉर्ट करके हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको MRI कहते हैं। MRI बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रोड्यूस करता है सॉफ्ट टिश्यूज़ की ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और आप इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन मेजर कर सकते हैं। अब ये हमें सॉफ्ट टिश्यू के ग्रेटर कंट्रास्ट के साथ बड़ा मार्जिनली डिफरेंट किस्म की इमेजेस देता है। मीन आप कह लें हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, और समटाइम इसको फिजिकल प्रॉपर्टी की टर्म में CT स्कैन से भी अच्छा समझा जाता है। सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है ब्रेन के अंदर, मस्कुलोस्केलेटन के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर, या कैंसर ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, जो रेडियोग्राफी के अंदर जो आयोनाइजेशन रेज जैसे एक्स रेज या गैमा रेज यूज़ की जाती हैं, या उनसे ज़्यादा सेफ है। इसके अंदर जो आयोनाइजेशन पावर यूज़ की जाती है, वो आप कह लें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10,000 टाइम ज़्यादा होता है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि मीन आप कह लें 10,000 यूज़ किया जाता है, जो कि 60,000 टाइम ग्रेटर है दैन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टिपिकली जो कि 1.5 टेस्ला। कहने का मतलब है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं। बट डोंट वरी, इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अंदर प्रोटेक्टर लगे हुए होते हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अट्रैक्शन से दूर रखा जाता है, इसलिए लोहे की या बाकी चीज़ें भी उतरवा दी जाती हैं, और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ताकि कोई मैग्नेटिक चीज़ इफेक्ट ना करे। और इनके इक्विपमेंट्स एंड रूम बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके के बने होते हैं ताकि पेशेंट को या स्टाफ को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। MRI बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस को यूज़ करता है और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है टिश्यूज़ के अंदर, और उनसे इमेज बनाता है। मेन हमारा एक सेल है, एक टिश्यू है, उसका जो न्यूक्लियस है उसको लेके उसकी इमेज को प्रोसेस करेगा, और ज़्यादातर ये यूज़ करता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को, क्योंकि हाइड्रोजन हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि वाटर 70% होता है, तो हाइड्रोजन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उनके और भी जगहों पे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। मेन कार्बन है, मेन आपकी बैकबोन है कार्बन हाइड्रोजन की, हाइड्रोकार्बन्स हैं। सो नॉर्मली हम उसको प्रोटॉन कहते हैं, और वो प्रोटॉन उस न्यूक्लियस प्रोटॉन के न्यूक्लियस को यूज़ करके मैग्नेटिक रेजोनेंस जनरेट करता है। नॉर्मली ये हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली पर मीटर क्यूब 118 प्रोटॉन्स ऑन एवरेज होते हैं। दैट्स वाई वी यूज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द बॉडी। अब इसकी प्रोसेसिंग के अंदर पेशेंट को उस मशीन में लिटा दिया जाता है, और RF पल्स इंड्यूस करवाई जाती है। RF पल्स एक स्विच होता है उनका, वो स्विच ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ह्यूमन बॉडी के जो प्रोटॉन हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और डाटा अपना मशीन में भेज देते हैं। फिर जब वो पल्स को बंद किया जाता है तो प्रोटॉन एक्साइट से वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाते हैं, और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेता है। तो इस तरह वो जो डाटा होता है वो सारा कंप्यूटर में चला जाता है, उनका सॉफ्टवेयर होता है, वो उन इमेजेस को प्रोसेस करता है और आपको एक इमेज दे देता है। तो इस तरह से MRI हमारा फंक्शन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड इमेजिंग नॉर्मली यूज़ किया जाता है बॉडी के, अगर कोई मेन किडनी का प्रॉब्लम हो, लिवर का प्रॉब्लम हो, या इवन प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ किया जाती है। अल्ट्रासाउंड एक कॉमनली यूज टेक्निक है।
जो कि ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज़ की जाती हैं जो कि अबव 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर होती है, और ये इतनी ऊपर होती है कि हम इनको सुन नहीं सकते। हमारे कानों की वो एबिलिटी नहीं है कि उन को वो सुन सकें। नॉर्मली जो मेडिकल अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं वो 2 मेगाहर्ट्ज़ से 16 मेगाहर्ट्ज़ मीन बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है इनके अंदर। अब ये जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उनका प्रपोर्शन बॉडी के अंदर उतना डीप जाएगा। मीन अगर हाई फ्रीक्वेंसी आप यूज़ करेंगे वो उतना डीपली बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगा, और वही आपकी जो रेजुलेशन है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी आपने वेव यूज़ की हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी या प्रोपोर्शन कितना आपको अच्छा मिल रहा है, आपको उतनी क्लियर इमेज मिलेगी। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। जैसे मैंने अभी बताया, ये डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज़ को, मसल को, टेंडन को, इवन प्रेगनेंसी के दौरान इसको चेक किया जाता है। इवन आप ब्लड फ्लो भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लड फ्लो भी मेजर कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग स्कैन होता है जिसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। दैट इज़ अ वन मोर एडवांस फॉर्म। ब्लड फ्लो के अलावा ये थर्मोथेरापी के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है कि भी आप टिश्यू को कोई हीट वगैरह देना चाहते हैं या आप फ्लूइड कलेक्शन करना चाहते हैं, उसके अंदर भी अल्ट्रासाउंड यूज़ हो सकता है। इसमें होता ये है कि इस तरह की डिवाइसेस होती हैं, उन्होंने पकड़ी होती हैं और वो बॉडी के साथ टच करते हैं। जब वो बॉडी के साथ टच करते हैं, पहले कोई एक लिक्विड या जेल अप्लाई करते हैं ताकि उस साउंड वेव्स की वजह से टिश्यू को नुकसान ना पहुँचे। देन वो साउंड वेव्स अंदर जाती हैं और वो सिग्नल आता है, और सिग्नल इन वायर से गुजरता हुआ हमारी मशीन के अंदर पहुँचता है, और मशीन उसको प्रोसेस करके हमें लाइव इमेज देती है। उन इमेजेस को स्टोर भी कर सकते हैं और उनका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर देखें, ये अल्ट्रासाउंड प्रोब है, ये स्किन है, आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जेल अप्लाई करते हैं, और इसके अंदर एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। तो जैसे ही यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पल्स आती है, तो यहाँ से साउंड वेव यहाँ से टकराती हैं बॉडी टिश्यू के साथ, मसल के साथ, एंड देन आपकी ये यहाँ से टकरा के वापस जाती है। ये सिग्नल सेंड कर रहा है और यहाँ से सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमें क्या होता है कि भी रिसीव होने के बाद वो प्रोब से सिग्नल वापस कंप्यूटर में जाता है और इमेज जनरेट होती है। अब इसके अंदर बेसिक फिजिक्स का रूल अप्लाई होता है जिसको पल्स इको टेक्निक कहते हैं, जहाँ ट्रांसड्यूसर जो है ना सिग्नल सेंड करता है, और वो जो सिग्नल सेंड होता है, मीन फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इको प्रोड्यूस हो रही है, सिग्नल सेंड करता है, ये सिग्नल बॉडी के टिश्यू से टकराता है और फिर वापस आता है और उसको डिटेक्ट किया जाता है। अब उसकी डेप्थ इससे मेजर की जाती है, डी इज इक्वल टू यू टी, आर टी रिफ्रैक्टिव टाइम है डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह हम उसकी एम्पलीट्यूड और इको मेजर कर लेते हैं कि यहाँ से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितनी इमेजेस आपको जनरेट हुई है। तो ये हमारे कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो हम मेडिकल इमेजेस में यूज़ करते हैं, और मेडिकल एप्लीकेशन में इसके अलावा बहुत सी एप्लीकेशन है। जैसे हम कहते हैं कि थायराइड इमेजिंग हम कर सकते हैं, जिसमें आयोडीन आइसोटेप वगैरह यूज़ होते हैं। आप हाइपोथायराइडिज्म चेक कर सकते हैं, आप हाइपरथायराइडिज्म चेक कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग कर सकते हैं जिसमें थेलियम स्कैन यूज़ होते हैं, या कैंसर इमेजिंग यूज़ कर सकते हैं जिसमें गैलियम 63 और ट्यूमर्स वगैरह को डिटेक्ट किया जाता है। सो ये कुछ मेडिकल एप्लीकेशन हैं जो बेसिक फिजिक्स के रूल पे काम करती हैं, और हम इनको इस्तेमाल करते हैं डेली अपनी लाइफ के अंदर। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको ये बेसिक टेक्निक साथ मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।